तो दोस्तों, हमने अब तक अपने 100 सवालात मुकम्मल कर लिए हैं। अब ये इस टॉपिक की आखिरी वीडियो होगी, तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि सवाल है व्हाट शुड बी नोटेड व्हेन लोडिंग व्हीकल्स। आप जब व्हीकल्स पे लोड डालने लगें, जब सामान लेकर जाने लगें, तो आपको क्या बातें ज़हन में रखनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको नोट करना होगा। लोड्स मोर देन 2.50 मीटर हाई में नोट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड बाय मोर देन 50 सेंटीमीटर। ये हमने देखा था कि अगर आपका लोड 2.5 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट है, गाड़ी और उसकी हाइट को मिलाकर, तो वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए। ये हमें पता है कि लोड्स मोर देन 2.50 मीटर हाई, अगर आपका गाड़ी और लोड ये सब मिलाकर 2.5 मीटर से ज़्यादा की हाइट बनती है, तब आपके लोड को 50 सेंटीमीटर आगे आने की इजाज़त है, जो कि सिर्फ 50 सेंटीमीटर है, इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर है। 50 सेंटीमीटर जेहन में रखना ज़्यादा आसान रहेगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन सेंटीमीटर में जो कि पूछा जाता है। और इसके अलावा आपने सिर्फ इतना ही है, 50 सेंटीमीटर ही वो आगे आ सकता है, और कोई मार्किंग की ज़रूरत भी नहीं है। लोड्स डेट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द रेट्रो रिफ्लेक्टर बाय मोर देन 1 मीटर मस्ट बी लेबल्ड। हाँ, वो लोड जो कि आपकी गाड़ी की पिछली साइड से 1 मीटर से ज़्यादा, अगर 1 मीटर तक निकले हुए हैं, देखिए 1 मीटर तक निकले हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो 1 मीटर से ज़्यादा निकले हुए हैं तो आपने उनको रेट्रो रिफ्लेक्टर से या इनमें से किसी एक तरीके से, लाइट से या इंडिकेशन से, रेड कलर की, आपने उसको मार्क करना होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सिक्योर हैवी लोड्स। ये कहने ज़रूरी नहीं है कि आपके जो लोड बहुत हैवी हैं, भारी लोड्स हैं, उनको आप महफूज करें, उनको आप अपनी गाड़ी पे जब लोड करें तो उनको महफूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि गाड़ी पे कोई भी लोड हो वो मुकम्मल तौर पे महफूज होना चाहिए। किन तरीक़ों से होना चाहिए वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन लोड महफूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोड ब्रेक लगाते हुए रोड पे गिर जाए। तो इन चीज़ों को हमने बहरहाल अपने ध्यान में रखना होगा। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ इफ़ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट द लोड। अगर आप लोड ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं अपनी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह, तो किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए या मालूमात होनी चाहिए। द लोड, कि जो लोड है मस्ट बी सिक्योर, बिल्कुल महफूज हो। सबसे बुनियादी चीज़, लोड अगर आप लेके जा रहे हैं, पहले आपने लोड को सिक्योर करना है। मे नोट कॉज अवॉइडेबल नॉइज़, कि जो आपका लोड है वो अवॉइडेबल नॉइज़, देखिए वो शोर जो जिससे बचा जा सकता है वो ना कॉज कर रहा हो। कुछ शोर ऐसे हैं जिससे नहीं बचा जा सकता, जैसे अगर लोड ऐसा है कि उसके अंदर कुछ मशीनरी है या कोई चीज़ ऐसी है जो कि उसकी नेचुरल आवाज़ है, वो तो अवॉइडेबल, वो आपकी अवॉइडेबल नहीं है, उसका मसला, वो आवाज़ आएगी। लेकिन वो चीज़ जो कि अवॉइडेबल है, कि अगर आप लोड को ज़रा कस के बांध दें तो लोड आपका रगड़ ना खाए या साइड से टकराए तो शोर हो, तो जिस शोर को आप बच सकते हैं, द लोड मे नोट कॉज अवॉइडेबल नॉइज़, जिस शोर से आप बच सकते हैं, जो नॉइज़, जो शोर अवॉइडेबल है, वो उससे आपने बचना है। मे हैव इंडिविजुअल बार्स प्रोजेक्टिंग आउट टू द साइड, नहीं, ये कह रहे हैं कि लोड का जो है कुछ हिस्से बाहर की तरफ, गाड़ी से बिल्कुल बाहर निकले हों, दाएं और बाएं या आगे पीछे करके निकले हों, साइडों पे निकले हों। लेकिन आपको पता है कि इंडिविजुअल बाहर, ये जो लोड से कोई नोक बाहर निकली हुई है, कोई चीज़ बाहर साइडों पे निकली हुई है, जो कि सामने से आने वाली गाड़ी के लिए परेशानी का बायस बन सकती है, उसे टकरा सकती है, तो ये भी श्योर करें कि लोड की कोई चीज़, कोई बार, कोई भी लोड का ऐसा हिस्सा जो कि बाहर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल फालतू है, जिसको आप रोक सकते हैं उसको भी रोकें। सो ये कह रहे हैं कि लोड का मे हैव इंडिविजुअल बार्स प्रोजेक्टिंग आउट टू द साइड, कि लोड के अपने अपने कुछ हिस्से बाहर निकल के आ सकते हैं, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर उसकी इजाज़त है तो वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में है, वो भी स्पेसिफिक लोड है। अगर आपका लोड आपकी गाड़ी के अंदर ही एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा भी बाहर ना निकले, यही कोशिश करें, तो इंडिविजुअल बार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कि लोड की शक्ल ऐसी नहीं है कि वो पूरा बाहर निकले, लेकिन उसमें से कुछ हिस्से हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, उनसे आपने बचना है, उनको आपने अंदर की तरफ करना है। तो कोई इंडिविजुअल बार लोड के नहीं हो सकते जो बाहर निकल रहे हो। अगर पूरा लोड ही ऐसा है कि उसने दाएं और बाएं जानिब निकलना है, इंडिविजुअल बार नहीं है, ओवरऑल लोड है, थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं, तो हमने देखा था कि वो 40 सेंटीमीटर से दाएं बाएं से ज़्यादा, या फ्रंट से अगर वो 2.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा है, और अगर बैक से वो 1 मीटर की अगर लंबाई से ज़्यादा है, उस सूरत में है। लेकिन इंडिविजुअल बार जो हैं, ये इससे बचा जा सकता है कि वो आपके बाहर निकल रहे हो। जिस तरह ये कुर्सी है, देखें, ये अगर ये सारी कुर्सी एक ही हाइट में, ये कुर्सी थोड़ी सी उल्टी होकर यहाँ बाहर निकल रही हो,
तो ये इंडिविजुअल बार हो सकते हैं जो कि ओवरऑल पूरे लोड के नहीं, लोड के कुछ हिस्सों के टुकड़े बाहर निकले हुए हैं, हालांकि उससे बचा जा सकता है। तो ये तीसरा जवाब इसका दुरुस्त नहीं है कि लोड के इंडिविजुअल बार बाहर निकले हुए, पहले दो दुरुस्त थे। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है, यू वांट टू ट्रांसपोर्ट योर हॉलीडे लगेज ऑन द रूफ ऑफ योर फुली ऑक्यूपाइड कार। आपकी गाड़ी फुल भरी हुई है, आप छुट्टियों पे जा रहे हैं और आपने अपना जो सामान है वो गाड़ी की छत पे रखना है। वट मस्ट यू ऑब्जर्व, आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स रूफ लोड स्पेसिफिकेशन इन द ऑपरेटिंग मैनुअल। जो आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसने बताया होगा कि रूफ, जो छत के ऊपर कितना लोड आ सकता है। तो गाड़ी पे कितना लोड आ सकता है वो अलग है, छत पे कितना लोड आ सकता है वो आपने ज़हन में रखना होगा, क्योंकि आप लगेज को ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी रूफ के ऊपर। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर रूफ लोड स्पेसिफिकेशन इन द ऑपरेटिंग मैनुअल, आपने ध्यान में रखना होगा। जो गाड़ी बनाने वाला है उसने गाड़ी की छत के ऊपर जो आपने लोड रखना है उसकी स्पेसिफिकेशन बताई होंगी, वो कितना हो सकता है, कितना चौड़ा और कितना भारी हो सकता है ऑपरेटिंग मैनुअल में, वो आपने ज़हन में रखना है। द ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग ऑफ माई कार, दूसरी अहम चीज़ कि टोटल जो गाड़ी का टोटल जो लोड आपको अलाउ है, ग्रोस व्हीकल वेट, कि आप पूरी गाड़ी में छत को, डिग्गी को, सब कुछ मिलाकर कितना लोड रख सकते हैं, वो भी आपने ज़हन में रखना होगा। द रूफ लोड स्पेसिफिकेशन कंटेंट इन द रजिस्ट्रेशन नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट वन का ताल्लुक आपके ड्राइविंग लाइसेंस से है। उसमें अगर लिखा होगा तो ये लिखा होगा कि आपको इस लाइसेंस के साथ इतना टन लोड या इतना ट्रेलर खींचना अलाउ है या इतने टन की आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता कि इस आपकी जो गाड़ी है उसकी छत पे इतना लोड अलाउ है, क्योंकि उस लाइसेंस के साथ आप दूसरी गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। तो लाइसेंस वन के अंदर हमने पहले भी देखा था, उसमें अमूमन ये लिखा होता है कि लाइसेंस किस टाइप का है। जिस तरह हमारे केस में क्लास बी हम कर रहे हैं, क्लास बी। इसके अलावा टोटल आप कितना कितना आपको दगाए कोमा 5 टन, आपको कितना टोटल 3.5 टन आप गाड़ी चला सकते हैं, इसके साथ आप एक ट्रेलर अटैच कर सकते हैं, ये सब बातें उसमें लिखी होती हैं। लेकिन गाड़ी की छत पे कितना लोड, वो ये बता सकता है कि गाड़ी में टोटल आपका कितनी वेट की गाड़ी अलाउ है, लेकिन गाड़ी में कितना लोड लेके जा सकते हैं और गाड़ी की छत पे कितना लोड रख सकते हैं वो उसमें नहीं लिखा होगा। ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये हर गाड़ी की डिफरेंट है। आज आपके पास एक छोटी गाड़ी है, उसी सर्टिफिकेट पार्ट वन के साथ 2 साल बाद आपने एक बड़ी गाड़ी ख़रीद ली और उस गाड़ी की कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी, लोड लेके जाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है पिछली छोटी गाड़ी से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी, वो जो सर्टिफिकेट था उसमें वो सिर्फ ये चीज़ें नहीं लिखी हो सकती, वो सिर्फ आपकी जो लाइसेंस आपने किया क्लास बी उससे स्पेसिफिक है, उसके बारे में कि गाड़ी कितने कितने टन तक आप गाड़ी चला सकते हैं, कितना आप ट्रेलर को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, एक ट्रेलर को अटैच कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी में कितना लोड लेके जा सकते हैं वो हमें मिलेगा व्हीकल मैन्युफैक्चरर, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसकी मैनुअल के अंदर। तो ये तीसरा जवाब इसका दुरुस्त नहीं है, पहले दो इसके ठीक थे। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हाट कैन इंटरफेयर विद योर व्यू। आप अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो कौन सी चीज़ है जो कि आपकी नज़र में, आपके दिखने में रुकावट पैदा कर सकती है, जो कि आपके राह में रुकावट बन सकती है? वोन वाइपर ब्लेड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीक्स, बिल्कुल अगर आपके जो ब्लेड हैं, जो आपके वाइपर के जो ब्लेड हैं जो कि सामने गाड़ी पे दाएं बाएं तेज़ी से चलते हैं उसको साफ़ करने के लिए, अगर वो ख़राब हैं, वो घिसे हुए हैं, तो क्या होगा? उसकी वजह से बजाय साफ़ होने के आपकी विंड स्क्रीन पर धारियाँ बन जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीक्स, धारियाँ बन जाएंगी, लकीरें बन जाएंगी। तो उससे आपका व्यू ख़राब हो सकता है, आपको सामने नज़र नहीं आएगा। स्मीयर्ड विंडोज़, आपकी जो विंडोज़ है वो किसी वजह से उस पर कोई दाग है, कोई धब्बा है, वो गीली है और कोई दाग धब्बा आ गया उसके ऊपर, आप इस तरह सपोज कर लें कोई ऑयल आया है या कोई और वजह हो सकती है, तो वो जो धुंधली सी आपकी विंडो हो गई है उस वजह से भी आपको सामने से नज़र नहीं आ सकता, फिर आपको वाइपर से साफ़ करना पड़ेगा। द लोड, बाज़ दफ़ा लोड भी ऐसा हो सकता है कि वो लोड इतना ज़्यादा हो कि वो आपको अगर पीछे या दाएं बाएं या आगे इस तरह लोड निकला हो कि आपको अगर शीशों में देखना है, पिछले वाली ट्रैफिक को देखना है बाहर के दाएं बाएं शीशों में, तो लोड भी आपकी राह में रुकावट बन जाए। तो ये तीनों चीज़ें मुमकिन है जो कि गाड़ी चलाते हुए आपकी निगाह में, आपकी देखने की सलाहियत में कमी कर सकती हैं, रुकावट बन सकती हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, व्हाट मस्ट यू डू टू अवॉइड इंडेंजरिंग अदर्स बाय इक्विपमेंट और लोड विच हैज़ फॉलन ऑफ योर व्हीकल, कि आपकी गाड़ी से सामान रोड पे गिर गया है। व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए टू अवॉइड इंडेंजरिंग अदर्स, कि आप दूसरों को ख़तरे में पड़ने से रोक सकें। किस वजह से? बाय इक्विपमेंट, उस सामान से या लोड से जो कि आपकी गाड़ी से सड़क पे गिर गया है, यानी सड़क पे आपकी गाड़ी से कुछ सामान गिर गया है। तो आपने क्या करना चाहिए
फ़ौरन से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये कह रहे हैं सूरत हाल के मुताबिक, सिक्योर द डेंजर स्पॉट एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द रोड सर्विस और पुलिस। जो डेंजर स्पॉट है आपने पहले उसको सिक्योर करना है। ये ना हो कि लोड आपका सामान कोई किसी वजह से आपका सामान तेज़ी से बाहर गिरा है, तो आप कोशिश करें जितना हो सके आप उस रोड को सिक्योर बनाने, या आगे वार्निंग ट्रायंगल रख दें, या कोई अपनी तौर पे पहले पुलिस को बताने से पहले, या रोड सर्विस पे जो वहाँ पर जो कोई इदारा है उसको बताने से पहले अपने तौर पे उसको सिक्योर कर लें, कि ऐसा ना हो कि आप उनको बताने के लिए चले जाएं और वो लोड सिक्योर ना हो, सामने से आने वाली गाड़ी को नज़र ना आए, वो टकरा जाए। पहले सिक्योर कर लें, किसी भी तरीके से सिक्योर करना हो सकता है, अपने तौर पे लोड को उठा लें जितना हो सकता है, या वार्निंग ट्रायंगल लगा दें, हैज़र्ड वार्निंग लाइट ऑन कर दें ताकि गाड़ी को नज़र आ जाए, तो सिक्योर करें। रिमूव द पार्ट योर सेल्फ, जितना जल्दी हो सके, जितना मुमकिन हो सके कुछ हिस्से लोड के जो गिरे हैं अपने तौर पर उठाने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ पार्ट्स बहुत भारी हों, आप ना उठा सकें, हो सकता है कुछ पार्ट्स भारी ना हो, आप उठा सकें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। प्रोसीड एंड इन्फॉर्म द नियरेस्ट म्यूनसिपल ऑफिस। देखिए म्यूनसिपल ऑफिस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक या तो सर्विस से है, रोड सर्विस जो मोटरवे है या जो आप जिस रोड पे हैं उसका एक सर्विस का इदारा होता है, इसका ताल्लुक या तो उससे है या मूविंग पुलिस से। म्यूनसिपल ऑफिस एक डिफरेंट इदारा होता है, उसका ताल्लुक बहरहाल आपकी इस लोड गिर गया सड़क पे उससे ताल्लुक नहीं है, वो एक डिफरेंट इदारा है। तो यही दो, रोड सर्विस या पुलिस को बताएं या अपने तौर पे कुछ ना कुछ पार्ट रिमूव करने की कोशिश करें। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। व्हाट लोड सिक्योरिंग इक्विपमेंट इज़ टू बी यूज इन द कार, कि लोड को महफूज करने के लिए, जो आप लोड लेके जा रहे हैं उसको महफूज करने के लिए कौन सी चीज़ें हम लोग गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल होती हैं। लैशिंग स्ट्रैप्स, बिल्कुल देखिए लैशिंग स्ट्रैप्स जो हैं शायद आपको मैंने पहले भी पिछले सवालों में कहीं दिखाया था। ये देखें इस तरह आपकी कुर्सियाँ हैं, इसको आपने ये रस्सियों से तना हुआ है, ये जोड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ से भी रस्सी निकल रही है, ये लैशिंग स्ट्रैप्स कहलाते हैं। इससे आप अपने लोड को सिक्योर कर सकते हैं। सेफ्टी नेट्स, बिल्कुल वो जो आपके पास जाल वगैरह होते हैं, पूरा जाल आप इसके ऊपर, अगर आप देखें इस सवाल में कहीं सेफ्टी नेट है नहीं, देखें ये भी लैशिंग स्ट्रैप्स होता है। अगर आप इसके ऊपर पूरा एक जाल बिछा दें सफ़ेद कलर का या किसी भी रंग का और इसको कस के बांध दें, तो वो भी आपके पास जो आपने जाल यूज़ किया है सेफ्टी नेट्स, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैशिंग स्ट्रैप्स के साथ साथ, वो भी एक लोड को सिक्योर करने की चीज़ है। चॉक्स, नहीं चॉक्स, देखिए चॉक्स जो हैं अगर आप गूगल करें आपको नज़र आ जाएगा, ये अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो हम गाड़ी के पहियों के नीचे रखते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो आगे रगड़ खा के या फिसल के या थोड़ा वो अगर ढलवान पे गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी को फिसलने से या गाड़ी को आगे जाने से रोकने के लिए हम महफूज बनाने के लिए चॉक्स इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी होती हैं, वो लोड के लिए कभी इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, लोड हमारा हैवी है, हमने लोड को कसकर बांधना है, महफूज तरीके से बांधना है, तो उसके लिए या तो लैशिंग स्ट्रैप्स यूज़ करें या वो जाल सेफ्टी नेट्स। चॉक्स का कोई ऑप्शन उसमें होता ही नहीं है लोड को सिक्योर बनाने के लिए। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट अ लोड ऑन द रूफ ऑफ योर कार, आप अपनी गाड़ी की छत पे जो है कुछ लोड लेके जाना चाहते हैं। हाउ विल दिस इन्फ्लुएंस द हैंडलिंग ऑफ योर कार, तो आपकी गाड़ी की जो कारकर्दगी है और इस तरह आप अपनी गाड़ी को हैंडल करना है वो किस तरह उससे मुतासिर होगी। द ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी एक्सटेंडेड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी गाड़ी पे लोड ज़्यादा होगा तो उससे कुछ गाड़ी की परफॉर्मेंस में कमी आएगी। क्या आ सकती है, आपको स्टीयरिंग जो कंट्रोल कर रहे हैं, आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, स्टीयरिंग भारी हो सकता है क्योंकि लोड ज़्यादा है। इसके अलावा आपको जो है ब्रेक, अगर आप पहले कम ब्रेक लगाते थे तो गाड़ी रुक जाती थी, अब आपको ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक दबाना पड़ेगा, ब्रेक पे भी दबाव बढ़ गया, ये वजह हो सकती है। तो हम देखते हैं द ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी एक्सटेंडेड, कि जो आप पहले आप लोड के बगैर आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी 100 मीटर जाके रुक गई, अब आपने अपनी गाड़ी पर लोड डाला हुआ है, एक्स्ट्रा लोड है, बंदे हो सकते हैं, लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब गाड़ी के पूरे सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ गया है, गाड़ी के एक्सेल्स के ऊपर दबाव बढ़ गया है, गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ गया है। तो अब आप सेम अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी 100 मीटर के बजाय 130 मीटर दूर जाके रुकेगी, यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी एक्सटेंडेड, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि लोड की वजह से गाड़ी की ब्रेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा ब्रेक लगाने के लिए, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। द एक्सीलरेशन पावर, बिल्कुल देखिए पहले आप बहुत आराम से अपनी गाड़ी को स्पीड देकर एक्सीलरेट कर लिया करते थे, अब लोड ज़्यादा है गाड़ी के ऊपर, आप अगर उतनी ही गास उतनी ही एक्सीलरेशन देंगे तो गाड़ी उतनी स्पीड पे नहीं पहुंचेगी जितना पहले पहुंच जाया करती थी। लोड की वजह से जो लोड बेरिंग पार्ट्स है गाड़ी के, उनको अपना सिस्टम को ओपन करना होगा, स्प्रिंग सिस्टम ओपन होगा जो कि लोड बेरिंग पार्ट्स हैं, फिर आपकी गाड़ी की स्पीड हल्के हल्के भरेगी।
तो एक्सेलरेशन पावर डेफिनेटली, ये कॉमन सेंस भी आप किसी चीज़ पर दबाव डाल देंगे, उसकी तेज़ चलने की सलाहियत कम हो जाएगी, उसकी कारकर्दगी मुतासिर होगी, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। द सस्केपेबिलिटी टू द क्रॉस विंड्स विल बी रिड्यूस। नहीं, ये देखिए हमने पहले भी एक सवाल देखा था कि क्रॉस विंड्स की जो हसासियत है, अगर आपकी गाड़ी पे लोड है, साइड से हवा आ रही है, उसने आपकी गाड़ी को धक्का देके एक जानिब वो ज़ोर से हवा है एक जानिब का खींच रही है, वो फॉर एग्जांपल दाएं जानिब से आके आपकी गाड़ी को जोर लगा के बाएं जानिब लेके जाना चाह रही है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने स्टीयरिंग को दाएं जानिब घुमाते हैं ताकि हवा का जो कि हवा आपको बाएं जानिब उल्टे हाथ पे दबा रही है, आप उसको थोड़ा काउंटर कर लें, उसका मुकाबला करें, और स्टीयरिंग से आप अपनी गाड़ी को महफूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह तो लेकिन अगर आपकी गाड़ी पे लोड ज़्यादा है और हवा आ रही है, तो अब आपकी गाड़ी का पता है स्टीयरिंग भारी हो चुका है, तो अब हवा ज़्यादा ताकत से आएगी, आप स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश कर भी रहे होंगे तब भी हवा का दबाव ज़्यादा होगा, क्योंकि लोड आपकी गाड़ी पे है, वो लोड के ऊपर भी उतनी हवा का दबाव आ रहा है, और गाड़ी के ऊपर भी। पहले सिर्फ गाड़ी पे आता था, अब वही हवा गाड़ी और लोड जो कि आपकी छत के ऊपर है, वो दोनों को ज़ोर से दबाव डालेगा उसके ऊपर। तो आपकी गाड़ी का, आपको पता है, पहले ही सलाहियत कम हो गई है, गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले ही कम हो गई है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है क्रॉस विंड की, वो कम नहीं होगी, बल्कि हसासियत बढ़ जाएगी, कि वो क्रॉस विंडो साइड से हवा आ रही है, वो ज़्यादा हसास हो जाएगी, उसके मुकाबले में गाड़ी ज़्यादा साइड में हो सकती है लोड की वजह से। हाँ, ये अगर इसका लिखा होता है कैपेबिलिटी टू द क्रॉस विंड विल बी इंक्रीज्ड, कि गाड़ी की हसासियत, लोड अगर आपने डाल दिया तो गाड़ी अब ज़्यादा हसास हो गई, ज़रा सी हवा पर भी साइड में हो सकती है, साइड पे जा सकती है, तब आंसर ठीक होता है। लेकिन कह रहे हैं कि गाड़ी की जो हसासियत है वो कम हो गई लोड की वजह से। हमें पता है कि लोड की वजह से जो गाड़ी की अपनी कारकर्दगी है उसमें कमी आई है, तो गाड़ी हसास हो गई है, गाड़ी की हसासियत बढ़ गई है, अब हवा, थोड़ी सी हवा भी उसको एक तरफ साइड में कर सकती है, तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि वाई इज डेंजरस इफ पैसेंजर सिटिंग इन द रेयर डू नॉट वेयर द सीट बेल्ट्स। अगर जो आपके मुसाफिर पिछली वाली सीट पे बैठे हुए हैं और वो सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो क्यों ख़तरा है, क्या ख़तरा हो सकता है। आ क्रैश, एक टकराव की सूरत में, एक एक्सीडेंट की सूरत में, कोड रिजल्ट इन इंजरीज इवन एट लो स्पीड। अगर गाड़ी का कहीं टकराव होता है, कि टक्कर होती है, तो बेशक गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम क्यों ना हो, तब भी सीट बेल्ट ना होने की वजह से उनको इंजरीज हो सकती हैं। ये बात ध्यान में रखें, सीट बेल्ट अगर ना पहनी हो तो कम स्पीड के ऊपर भी आपको मसले हो सकते हैं, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपका सर टकरा सकता है सामने वाले हिस्से से। कुड प्रोपेल दिस पर्सन फ्रॉम द व्हीकल, इवन ये भी हो सकता है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हो, तो वो क्या हो कि किसी गाड़ी क्रैश हुई, गाड़ी टकराई, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ये मुमकिन है कि वो लोग बिल्कुल गाड़ी से बाहर निकल जाएं, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, झटका लगा, और मुमकिन है कि वो लोग गाड़ी से बाहर निकल जाएं दबाव डालते हुए, बिल्कुल हो सकता है। कोड रिजल्ट इन इंजरीज टू द पर्सन इन द फ्रंट सीट, ये भी हो सकता है कि अगर गाड़ी टकराए और पीछे वाले लोगों ने सीट बेल्ट ना बांधी हो, जैसा कि हमसे सवाल में पूछा है, तो सूरत में क्या हो सकता है, जो सामने वाले पे जो लोग बैठे हैं जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, ये लोग उनके लिए भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं, उनको भी ज़ख्मी कर सकते हैं, क्योंकि ये टकराव से उनकी तरफ जाएंगे, उन पे दबाव बढ़ेगा, तो वो लोग सामने से जाके किसी डैशबोर्ड पे टकरा सकते हैं। तो ये तीनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है, यू आर ड्राइविंग अ ट्रक विद अ ट्रेलर। आप एक ट्रक चला रहे थे और उसमें ट्रेलर लगा हुआ था पीछे, एंड विश टू गिव समवन लिफ्ट एज ए फेवर। आप किसी ने लिफ्ट मांगी और आपने कहा ठीक है, आप उनको लिफ्ट देने पे तैयार हो गए। वेयर आर यू अलाउड टू कैरी सच अ पैसेंजर, उस पैसेंजर को आपने कहाँ बिठाना है। ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेलर के अंदर देखें सीट बेल्ट वगैरह नहीं होती, ट्रेलर की छत पे, ट्रेलर के अंदर कभी भी आप किसी को लिफ्ट नहीं देंगे, कोई नहीं बैठेगा, ये जवाब गलत है। ड्राइवर्स कैब, जिस ट्रक को आप चला रहे हैं, आप अपने ड्राइवर के साथ वाली, जो आप ड्राइवर हैं, साथ वाली सीट पे उसको बिठाएं, ये ठीक है। ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक, ना ट्रक की छत पे भी नहीं बिठाना, आपने उसको सीट बेल्ट पहनानी है, प्रॉपर बिठाना है, तो ट्रक पे तो बैठने में ख़तरा है, ना ट्रेलर की छत पे ना ट्रक की छत पे, वो बैठेगा सिर्फ ड्राइवर के साथ जो आप हैं। हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, व्हाट मस्ट यू इंश्योर बिफोर सेटिंग ऑफ ऑन अ जर्नी इन योर कार। आप अगर सफ़र शुरू करने लगे हैं अपनी गाड़ी में, तो आपने किन चीज़ों को यकीनी बनाना है या किन बातों को जहन में रखना है। डैट यू हैव एन एडिक्वेट व्यू ऑफ द रेयर, कि आपके शीशे सही से एडजस्ट हुए हैं और आपको जो पिछला हिस्सा है, रेयर जो आपकी गाड़ी का पिछला जो रोड है, उसका जो व्यू है वो आपको ठीक आ रहा है, एडिक्वेट आ रहा है, मुनासिब आ रहा है। सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि आपके शीशे सही से एडजस्ट हो गए और आप पीछे जो गाड़ी है उनको देख सकते हैं कि नहीं। तो एडिक्वेट व्यू ऑफ द मिरर, आपको मुनासिब आपको नज़र आ रहा हो पीछे वाला हिस्सा, ये ज़रूरी है। डेट नो ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट एड किट, रोड एटलस, कैमरा आर लाइंग लूज ऑन द रेयर पार्सल शेल्फ,
देखिए इससे मुराद ये है, आपको पता है आपकी गाड़ी में डिग्गी होती है, डिग्गी के ऊपर एक कवर सा होता है ब्लैक कलर का नॉर्मली अक्सर गाड़ियों में, जो कि अलग भी हो जाता है, जो कि उसके बिल्कुल डिग्गी के थोड़ा सा ऊपर एक ब्लैक या किसी भी रंग का एक वो कलर सा होता है। तो कह रहे हैं आप श्योर करें कि कोई भी चीज़ है, फर्स्ट एड किट है, रोड एटलस है, कैमरा है, कुछ भी, वो पार्सल शेल्फ के ऊपर, उस शेल्फ के ऊपर ना पड़ा हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल वो डिग्गी वाले नीचे सतह पे नहीं पड़ा हुआ, डिग्गी के ऊपर जो एक हमारे पास एक शेल्फ टाइप होता है, वो जो एक गत्ता सा एक चीज़ नज़र आती है, ये वो है। तो अगर आप उसके ऊपर सामान रखेंगे लूज तो हो सकता है वो नीचे गिर जाए। तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि वो उससे ना गिरे। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको दिखा सकूं। मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल इस गाड़ी की डिग्गी में पीछे करके ये एक शेल्फ सा होता है जो बिल्कुल ऊपर नज़र आता है, तो ये इसकी मुराद उससे है। तो उस सूरत में इस पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ी होनी चाहिए खुली, क्योंकि क्या हो जाएगा वरना वो गिर सकती है रोड पे, या आपकी गाड़ी के अंदर डिग्गी में गिर सकती है, सॉरी, जब ब्रेक लगाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि उस पर कोई चीज़ हो डिग्गी में नीचे पड़ी हो, प्रॉपर शेल्फ में ना हो। डेट द पैसेंजर कैन पुट ऑन द एग्जिस्टिंग सेफ्टी बेल्ट। इस बात को भी आपने सफ़र शुरू करने से पहले यकीनी बनाना है कि जो पैसेंजर हैं वो कैन पुट ऑन द एग्जिस्टिंग सेफ्टी बेल्ट, कि वो सेफ्टी बेल्ट जो है, जो उनकी हिफाजत के लिए बनाई गई है, सेफ्टी बेल्ट उन सब ने पहनी हो। इन तीनों चीज़ों को आपने यकीनी बनाना है, और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि हाउ आर यू अलाउड टू ट्रांसपोर्ट अ स्मॉल चाइल्ड इन योर कार। क्या आप अपनी गाड़ी में एक छोटे बच्चे को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आपने उसको किस तरह लेके जाना है? ऑन द लैप ऑफ एन एडल्ट, के एक किसी जो बड़ा है आपकी गाड़ी में कोई, उसकी गोद में लेके जाएं? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। इन अ बेबी कैरी गॉड ऑन वन ऑफ द बैक सीट्स, ये भी ठीक नहीं है। इन एन अप्रूव चाइल्ड रिस्ट्रेन विद अ टेस्ट मार्क, कुछ सीट्स होती हैं बच्चों की, आपने हमेशा उसके अंदर ही बच्चों को बिठाना है। देखें इस तरह की सीट्स होती हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं, जिनमें अपनी बेल्ट वगैरह होती है, आपने उसको प्रॉपर उस तरह की सीट बेल्ट के अंदर आपने जो सीट है आपने उसके अंदर सीट बेल्ट बांध के बच्चे को बिठाना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। या अगर उसकी एज कुछ ज़्यादा है, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया 3-4 साल से ज़्यादा, वो आगे हम सब देख लेंगे, तो आपने उसको इस तरह की सीट के अंदर, जो कि एक सीट है उसकी अपनी रिस्ट्रेंट सीट है, रिस्ट्रेंट मार्क्स है, तो आपने चाइल्ड रिस्ट्रेंट है, आपने सिर्फ उसके ऊपर ही लेके जाना है, ना कि किसी बड़े की गोद में लेके जाना है, या बेबी कैरी कोट वगैरह। कैरी कोट बच्चे को आमतौर पे चलाने के लिए, जब आप उसको गाड़ी से उतारने, आपने उसको अपने साथ लेकर चलना है या उठाना है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। गाड़ी में बिठाने के लिए हमेशा जो सीट अप्रूव्ड होगी आपने वही यूज़ करनी है। अब चलेंगे अपने अगले सवाल पे, हाउ आर यू अलाउड टू ट्रांसपोर्ट अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन योर कार। आपने 5 साल के बच्चों को अपनी गाड़ी में लेके जाना है, तो किस तरह लेके जाएंगे, किस तरह आपको इजाज़त है? इन अ बैक सीट विद अ स्टैंडर्ड 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, हमने पहले भी देखा कि हमेशा जो अप्रूव सीट्स हैं आपने उसी में लेके जाना है। ये जवाब दुरुस्त नहीं है कि बैक सीट पे आप 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट के साथ लेके जाएं। इन अ सूटेबल एंड अप्रूव चाइल्ड सीट विद टेस्ट मार्क, उसके ऊपर टेस्ट मार्क हो, वो चाइल्ड के लिए सीट हो, आपने हमेशा वो सीट इस्तेमाल करनी है बच्चे के लिए जो कि अप्रूव हो, सूटेबल हो और अप्रूव हो। रिस्ट्रेंट सीट हो जो कि बच्चे के लिए अप्रूव हुई हो, टेस्ट मार्क उस पर लगा हो, तो वो इस्तेमाल करनी है। ऑन अ बैक सीट विद अ वेस्ट बेल्ट फास्टन नहीं। एक इसका जवाब दुरुस्त है कि आपने हमेशा बच्चे को उस सीट में लेके जाना है जो कि सूटेबल हो, मुनासिब हो और अप्रूव हुई हो किसी इदारे से, या कि ये इस उम्र का बच्चा उस सीट पर बैठ सकता है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, What should be borne in mind when using an approved child seat with test mark। आपको अपने जहन में क्या रखना होगा जब आप आपके पास एक अप्रूव बच्चे की वो सीट है जो एक इदारे ने बनाई हुई है, वो इजाज़त वाली सीट है, वो ठीक सीट है, उस पर टेस्ट मार्क भी है, तो आपको क्या बातें जहन में रखनी होंगी? द चाइल्ड सीट मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। आपने चीज़ जहन में रखनी है कि वो सीट ठीक है, वो सीट बिल्कुल बच्चे के लिए मुनासिब है, टेस्ट मार्क भी है, अप्रूव सीट है इदारे से, हर चीज़ मुनासिब है, लेकिन क्या वो उस बच्चे की जो उसका कद है और उसका वज़न है उसके हिसाब से है कि नहीं। एक बच्चे की उम्र 2 साल है, एक की 6 साल है, दोनों एक की 2 साल है या एक की 4 साल है, इस तरह देख लें, तो जो या 6 साल है, कुछ भी देख लें, तो दोनों बच्चों की सीट डिफरेंट होंगी। इसलिए सीट अगरचे ठीक है, टेस्ट मार्क भी है, उसके बावजूद भी आप जहन में रखें कि जो चाइल्ड की सीट है वो मुनासिब होनी चाहिए, वो बच्चे के वेट और उसकी हाइट के हिसाब से हो। द चाइल्ड सीट मस्ट बी कैपेबल ऑफ अटैचमेंट टू द सीट ऑफ द व्हीकल फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड। बिल्कुल जो आप सीट इस्तेमाल कर रहे हैं
वो इस काबिल भी हो कि जो आप बच्चे के लिए बच्चे की सीट इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने उसको गाड़ी की जिस सीट के ऊपर बिठाना है ये उस पर एडजस्ट भी हो सके। मैं आपको सॉरी, मैं आपको तस्वीर से ज़रा मिसाल दूंगा। देखें, जैसे आपने बच्चों को आगे वाली सीट पे बिठाना है तो सीट बिल्कुल बच्चे की जो सीट है वो एग्जैक्टली सीट के ऊपर आ भी सके, आप उसके ऊपर बेल्ट लगा भी सकें, वो सब कुछ होना ज़रूरी है। जिस तरह अगर बच्चा बड़ा है तो ये देखें, ये उसकी सीट है, तो ये भी देखिए उस सीट के ऊपर ठीक से बेल्ट आ रही है। देखिए यहाँ से गाड़ी की जो सीट बेल्ट है वो निकल कर वो इसमें आके लग जाए। तो ज़रूरी ये भी आपको जहन में रखना है कि चाइल्ड सीट जो बच्चे की सीट है वो इस काबिल हो कि वो जो व्हीकल जो गाड़ी की सीट है उस पर ठीक से भी लग सके। ये भी ज़रूरी है। ये ना हो कि वो या तो वो सीट उसमें बिल्कुल वैसे वो ठीक हो लेकिन जब गाड़ी में लगाने लगे वो काफ़ी आगे निकल रही हो, थोड़ी बड़ी हो, वो एग्जैक्टली गाड़ी की साइज़ की सीट के साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। ये कह रहे हैं आपको टेस्ट मार्क से के अलावा कुछ भी जहन में नहीं रखना। देखिए टेस्ट मार्क की जो सीट है वो उस पर टेस्ट का मार्क लगा हुआ है, उस पर कंपनी की स्टैंप लगी हुई है या कि वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, ये होना चाहिए। लेकिन उससे हट के भी कुछ चीज़ें हमने देखा कि बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से वो सीट होनी चाहिए और वो सीट गाड़ी में भी गाड़ी की सीट के ऊपर भी आ सके। तो ये कह रहे हैं सिर्फ टेस्ट मार्क चेक करें, नथिंग अपार्ट, उससे हट के कुछ भी चेक ना करें। ये जवाब ठीक नहीं है, हमने ये दो चीज़ें और भी चेक करनी है। अगले सवाल पे चलेंगे जो कि है वाई इज़ इट डेंजरस नॉट टू वेयर सेफ्टी बेल्ट्स, कि सेफ्टी बेल्ट ना पहनना, जो हम लोग सीट बेल्ट वगैरह पहनते हैं वो ना पहनना क्यों खतरे का बाइस हो सकता है, ये सवाल है। बिकॉज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट यू कैन बी प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, कि किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में ये मुमकिन है कि आप गाड़ी से बाहर निकल जाएं। बिल्कुल कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, अचानक से वो टकराए और इतना दबाव बढ़े कि आप बिल्कुल आपका कंट्रोल ना रहे और आप गाड़ी के शीशे से खिड़की से बाहर निकल जाएं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, ये मुमकिन है। ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द लो स्पीड देयर इज़ नो डेंजर इन अर्बन ट्रैफिक, जो शहर के अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं कह रहे हैं वो लो स्पीड पर चलती हैं, तो अगर आपने सीट बेल्ट ना भी लगाई हो तब भी कोई ख़तरा नहीं है, गाड़ी हल्की स्पीड पर चल रही है नहीं। हम आने वाले सवालात में देखेंगे एक कम से कम जो स्पीड है उसके ऊपर भी 30 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर की गालबन है आगे आएगी, उस स्पीड के ऊपर भी अगर आपकी गाड़ी को कोई एक्सीडेंट होगा तो सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाई आपको ख़तरा हो सकता है। तो ये कोई ताल्लुक नहीं है कि लो स्पीड के ऊपर कोई ख़तरा नहीं है अगर आप सीट बेल्ट ना लगाएं अर्बन ट्रैफिक में यानी शहर के अंदर। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। बिकॉज यू कैन नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्ट यूर सेल्फ इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर पर आवर, कि हत्ता कि सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तब भी ये मुमकिन है कि आप अपनी हिफाजत ना कर सकें। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है और उसको कोई हादसा हुआ और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तब भी आपको नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, आप सामने वाले बंदे से जाकर टकरा सकते हैं, आप बाहर गाड़ी से बाहर गिर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है कम से कम स्पीड के ऊपर भी। तो ये कि अर्बन ट्रैफिक में या शहर के अंदर कोई ख़तरा नहीं है, जवाब इसका दुरुस्त बहरहाल नहीं है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। एट विच इम्पैक्ट स्पीड मस्ट यू रेकन विद सीरियस और डेडली इंजरीज व्हेन नो सेफ्टी बेल्ट इज ऑन, कि किस स्पीड पे आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आपको ज़ख्म आ सकता है या आपके लिए मसला हो सकता है। 80, 50, 30 जहन में रखें, कम से कम स्पीड। हमने पिछले सवाल में 20 भी देखी थी यहाँ पर, तो तो अब यहाँ पर क्या है 30 किलोमीटर पर आवर की, 50 और 80 नहीं 30 कम से कम स्पीड देख लें। उसके ऊपर भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो कम से कम स्पीड के ऊपर भी आपको मसला हो सकता है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं। तो कम से कम स्पीड सेलेक्ट कर लें इसके अंदर। अब चलेंगे अपने अगले सवाल पे। अ कार इज इक्विप्ड विद 2 फ्रंट एयर बैग्स ऑन विच सीट्स मस्ट सेफ्टी बेल्ट बी वॉन्ट, के गाड़ी है उसमें फ्रंट सीट पे 2 एयर बैग लगे हैं। हम जानते हैं एयर बैग हादसे की सूरत में खुल जाते हैं और आपको महफूज कर लेते हैं। इस तरह देखें पैसेंजर के एयर बैग ये फ्रंट सीट पे लगे होते हैं, जैसे कोई हादसा होता है ये फ़ौरन से खुलते हैं और आपको बचा लेते हैं, आपको महफूज कर लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि फ्रंट सीट के ऊपर 2 एयर बैग लगे हुए हैं, तो एक किस सीट्स के ऊपर हमें सेफ्टी बेल्ट पहननी है। देखिए एयर बैग चेक फ्रंट सीट पे लगे हो वहाँ पर भी आपने सेफ्टी बेल्ट पहननी है। ऑन ऑल सीट्स, नोट ऑन द फ्रंट सीट, कह रहे हैं फ्रंट सीट पे चूँकि एयर बैग लगे हैं तो आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहननी। नहीं देखें, अगर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आप किसी अचानक से अगर आप ब्रेक कर रहे हैं इमरजेंसी उस सूरत में या वैसे भी आप सामने की तरफ झुक सकते हैं, तो सीट बेल्ट तो लगानी है। एयर बैग आपकी वर्स्ट बदतरीन हालात में अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी को हादसा हो जाए उसमें आपकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। तो सीट तो सीट बेल्ट सबने पहननी है। ऑन द फ्रंट सीट ओनली, कि सिर्फ फ्रंट सीट वालों ने पहननी है या फ्रंट वालों ने नहीं पहननी या पीछे वालों ने पहननी है, कोई ऑप्शन नहीं है, सब ने पहननी है ऑन ऑल सीट्स। इस तरह याद कर लें। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। व्हाट डज दिस वार्निंग साइन मीन। अच्छा ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इस हिसाब से कि एग्जाम में भी आता है। देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को आगे वाली सीट के ऊपर बिठाया हुआ है जहाँ पर सीट बेल्ट है, तो कभी भी आपने आपने उसका चेहरा बिल्कुल ना गाड़ी के विंड स्क्रीन की तरफ रखना है। गाड़ी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, अगर गाड़ी सीधे हाथ की जानिब जा रही है, सामने की तरफ जा रही है, तो आपने बस इस तरह ध्यान में रखें, आपने बच्चे का चेहरा बिल्कुल गाड़ी के सामने की तरफ रखना है। क्यों? अगर खुदा ना खास्ता हादसा हुआ और वो आपका एयर बैग खुला, ये एयर बैग है यहाँ पर, ये खुला, वो इस तरह खुलता है, देखें। तो बच्चे की, अगर आपने बच्चे का मुंह सामने की तरफ नहीं किया हुआ था विंड स्क्रीन की तरफ, आपने पीछे की तरफ सीट की तरफ उसका मुंह, देखें ये मुंह इस तरफ किया हुआ था, तो ये एयर बैग जब दबाव से खुलता है, ये काफ़ी ताकत से खुलता है और ये फैल जाता है बिल्कुल एक बंदे के ऊपर। तो ये हो सकता है इतना दबाव डाले कि ये बच्चे की जो ये सीट है, इसके ऊपर दबाव डाल के बच्चे के सर को दबा दे, ये मुमकिन है। और अगर बच्चे का चेहरा इस तरफ होगा, गाड़ी की विंड स्क्रीन की तरफ होगा, यानी बैक साइड पे नहीं होगा, वो गाड़ी की विंड स्क्रीन की तरफ होगा, तो एयर बैग पूरा खुल के पूरा कवर कर लेगा उसको, तो उसके मुंह तक आ जाएगा, लेकिन उसको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे का चेहरा इस जानिब हुआ और ये बैक सीट का, जो बच्चे का चेहरा गाड़ी के सामने वाली साइड पर ना हुआ, उसका चेहरा सीट की तरफ हुआ, तो ये एयर बैग खुल के दबाव डालेगा बच्चे की सीट पे, और वो सीट हो सकता है कि बच्चे को सर के दबा दे, तो ये खतरे की बात हो सकती है। तो आपने हमेशा, जिस तरह ये बच्चा है, ये तो बैक सीट पे, अगर ये फ्रंट सीट पर भी हो, तब भी आपने इसका चेहरा सामने की तरफ ही रखना है, ताकि एयर बैग अगर खुलता है तो बच्चे के सामने इस तरह आ जाए। ठीक है? तो ये सवाल ने पूछ रहे हैं कि देखिए, इस सवाल के अंदर उन्होंने वार्निंग दी हुई है, एक रेड साइन है, खतरा किस चीज़ से? एयर बैग से, कि एयर बैग अगर इस तरह खुला और बच्चा जो है उसका मुंह इस जानिब हुआ, सामने की तरफ ना हुआ विंड स्क्रीन की तरफ, तो ये एयर बैग बच्चे की सीट पे दबाव डाल के बच्चे को दबा सकता है, ये खतरा यहाँ बताया गया है। तो ऑन अ फ्रंट पैसेंजर सीट विद दिस साइन एंड ऑपरेशनल एयर बैग, ये कह रहे हैं कि इस साइन का क्या मतलब है कि आप फ्रंट सीट पे बैठे हुए और एयर बैग ऑपरेट कर गया, खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक हादसा हुआ और वो सेंसर्स की मदद से एयर बैग को इंडिकेशन मिली कि हादसा ख़तरनाक है और जो लोग बैठे हुए उनको ख़तरा हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन से एयर बैग को एक सिग्नल जाता है और वो एयर बैग आपका खुल जाता है, गाड़ी के अंदर आपको महफूज कर लेता है। तो वो खुल गया है, तो इस यहाँ पे क्या खतरा है ये पूछ रहे हैं, वो एयर बैग खुला हुआ है। तो यू आर नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अ चाइल्ड सीट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द व्हीकल इज ट्रैवलिंग। आपको ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि आप बच्चे की सीट इस तरह लगाएं कि जो बच्चे का चेहरा है वो गाड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट हो, ये हमने देखा। यू आर नॉट अलाउड, आपको इजाज़त नहीं है टू इंस्टॉल अ चाइल्ड सीट अपोजिट टू डायरेक्शन इन विच द व्हीकल इज ट्रैवलिंग, कि व्हीकल की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, इस तरफ थी, क्योंकि एयरबैग इस तरफ से खुल रहा है, आप उसके बिल्कुल अपोजिट बच्चे की सीट लगा दें, यानी बच्चे का चेहरा विंड स्क्रीन की तरफ ना हो, उसके अपोजिट हो, ये कभी भी आपको इसकी इजाज़त नहीं है। यू मस्ट इंस्टॉल द चाइल्ड सीट एज इलस्ट्रेटेड, ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर का मतलब ये है कि जैसे ये बताया गया, आपने बच्चे की सीट इस तरह इंस्टॉल करनी है, नहीं, ये वाली चीज़ इस तरफ आनी चाहिए और बच्चे का चेहरा सामने होना चाहिए, इस तरह। ये खतरा है, ये रेड दिया हुआ है, ये कोई ग्रीन या ब्लू नहीं दिया हुआ साइन, ये जवाब ठीक नहीं है। यू में ओनली इंस्टॉल अ चाइल्ड सीट फेसिंग द डायरेक्शन इन विच द व्हीकल इज ट्रैवलिंग, बिल्कुल आपने बच्चे की सीट हमेशा उस तरह लगानी है कि बच्चे का चेहरा गाड़ी की डायरेक्शन में हो, सामने की तरफ हो, बच्चा विंड स्क्रीन को देख रहा हो, बच्चे का चेहरा गाड़ी के सामने वाली डायरेक्शन में हो, ये जवाब इसका दुरुस्त है। और अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। You wish to take several children home after a children birthday party, कि एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, सालगिरह थी, उसके बाद आप बहुत सारे बच्चों को घर लेके जाना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, कुछ बच्चे हैं। What must you observe when using your car, जब गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी। It is sufficient to secure children with the existing safety belt, कि मैं बच्चों को सिर्फ सेफ्टी बेल्ट लगा दूँ, नहीं। देखें, बच्चों की एज के हिसाब से हमने पहले भी देखा, उनकी सीट्स होती हैं स्पेसिफिक, उस पर टेस्ट मार्क लगा होता है, वो बच्चों की सीट्स होती हैं, फिर वो आपकी गाड़ी की सीट में लगती हैं और बच्चों को हम सीट बेल्ट पहनाते हैं। तो ये नहीं कि यही काफ़ी है कि आप सिर्फ बच्चे के जो गाड़ी की सीट बेल्ट हैं वही लगा दें, हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी हो, सारे बच्चे बड़े ना हो। चाइल्ड रिस्ट्रेन नीड नॉट बी यूज विद इन बिल्डअप एरियाज़, की कह रहे हैं कि जो बच्चों की स्पेसिफिक सीट्स हैं वो शहर के अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं इस्तेमाल करने की। देखें, ये जवाब इसका ठीक नहीं है। कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अगर बच्चे को साथ लेके जाना है तो हमेशा उसकी सीट्स होंगी, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सीट्स होंगी, टेस्ट मार्क उस पर लगा होगा, वो बच्चे की उम्र और उसकी एज के हिसाब से होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, ये जवाब भी ठीक नहीं है। द चिल्ड्रन मस्ट बी सिक्योर विद द प्रिस्क्राइब चाइल्ड रिस्ट्रेंट,
कि जो बच्चों को आपने महफूज बनाना है, उनकी सीटों के अंदर ही बिठाना है। दे मस्ट बी सिक्योर विद द प्रिस्क्राइब चाइल्ड स्टैंड, कि जो उनकी उम्र के हिसाब से सीट है। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, बेबी, तो देखिए उसके लिए इस टाइप की सीट है। अगर एक बड़ा बच्चा है तो उसके लिए इस टाइप की सीट है। तो वो महफूज आपने वही यूज़ करना है। बाकी दो जवाब इसके ठीक नहीं है। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व इफ़ यू विश टू ड्राइव अ व्हीकल विद फ्रंट पैसेंजर एयरबैग। वही कि आप फ्रंट पैसेंजर एयरबैग आपकी गाड़ी में लगा हुआ है और आपने गाड़ी चलानी है, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यू मे नोट इंस्टॉल अ चाइल्ड स्ट्रेन ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट फेसिंग बैकवर्ड। ये हमने देखा था कि कभी भी आपने इंस्टॉल नहीं करनी कि बच्चे का जो चेहरा है वो बैकवर्ड, यानी गाड़ी से अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो सामने ना देख रहा हो, बल्कि उसकी पुश्त गाड़ी की तरफ हो, उसका चेहरा दूसरी जानिब हो। उस तरह आपको सीट बेल्ट लगाने की, बच्चे की सीट रखने की इजाज़त नहीं है। हमने पहले भी देखा था इस तरह कि बच्चे की जो बैक है वो बैकवर्ड फेस कर रहा हो, उसकी कमर इस तरफ हो गाड़ी के शीशे की तरफ या विंड स्क्रीन की तरफ। ये आपने इस तरह कभी भी गाड़ी अपने बच्चे की सीट आपने सीट नहीं रखनी, हमेशा उसका चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। तो ये जवाब दुरुस्त है। यू मे नोट इंस्टॉल, आप नहीं बच्चे की चाइल्ड स्ट्रेन के बच्चे की आप जो सीट नहीं रख सकते फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर फेसिंग बैकवर्ड्स, कि वो बैकवर्ड फेस कर रहा हो। पिछली सीट्स के ऊपर रख सकते हैं, अगली सीट पे जहाँ पे एयर बैग रखा हुआ है वहाँ पर यही कोशिश करें कि बच्चे का चेहरा जो है वो सामने की तरफ हो। तो ये इजाज़त आपको नहीं है कि आप बैकवर्ड बच्चे की सीट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यू में इंस्टॉल अ चाइल्ड रिस्ट्रेंट ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट फेसिंग फॉरवर्ड, ये भी ठीक है कि आप सिर्फ बच्चे की सीट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं चाइल्ड रिस्ट्रेंट फ्रंट पैसेंजर पे फेसिंग फॉरवर्ड, कि वो सामने की तरफ देख रहा हो विंड स्क्रीन की तरफ, ये भी ठीक है। यू में इंस्टॉल अ चाइल्ड स्ट्रेन ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट फेसिंग बैकवर्ड, ये गलत है कि आप बच्चे की सीट ऐसे इंस्टॉल करें, ऐसे लगाएं गाड़ी में कि वो उसकी पुश्त गाड़ी के शीशे की तरफ हो, फेसिंग बैकवर्ड्स। नहीं, हमने देखा ये तरीका गलत है, ये मना है एयर बैग्स वाली सीट्स पे, जो फ्रंट सीट पे एयर बैग लगे खासतौर पे उन पे, कि फेसिंग बैकवर्ड्स इस तरह लगाएं। इस तरह लगानी नहीं है, आपको इस तरह इजाज़त नहीं है लगाने की। तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है, सिर्फ शुरू के दो जवाब इसके दुरुस्त हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर अबाउट हेडरेस्ट। हेडरेस्ट शायद आपको पता हो, आपकी गाड़ी में वो जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेडरेस्ट, जिसके ऊपर आप अपने सर को टिका सकते हैं। सॉरी। तो ये क्यों, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर अबाउट हेडरेस्ट। हेडरेस्ट के बारे में किन बातों को आपने ज़हन में रखना है। दे आर ऑप्टिमली एडजस्टेड बाय द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री से, जिस कंपनी से बन के आते हैं वहीं से वो एडजस्ट होते हैं। नहीं, हमें पता है वो एडजस्ट अगर हुए भी होते हैं तो हर बंदे को अपनी हाइट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। हो सकता है कोई बहुत लंबा हो, उसकी गर्दन वहाँ पे आ रही हो हेडरेस्ट पे, कोई बहुत छोटा हो तो उसको भी अपने हिसाब से हेडरेस्ट को एडजस्ट करना होगा। तो ऑप्टिमली के बिल्कुल परफेक्ट हर बंदे के लिए वो फैक्ट्री से एडजस्ट होके आए हैं, ऐसा नहीं है। एडजस्ट देम टू द हेड हाइट अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग मैनुअल। ऑपरेटिंग मैनुअल में लिखा होता है कि ये इस तरह ऊपर जाएगा, इस तरह नीचे जाएगा, उसको पढ़ते हुए और हर बंदा अपनी हेड हाइट, अपने सर की जो उसकी ऊंचाई है, जितनी उसकी ऊंचाई है उस हिसाब से एडजस्ट कर ले। फॉर द रेयर सीट दे रिप्लेस द सेफ्टी बेल्ट। कह रहे हैं पिछली सीट्स के लिए ये सेफ्टी बेल्ट का काम देते हैं। नहीं, सेफ्टी बेल्ट का काम कैसे दे सकते हैं आप खुद बताएं। आपने इस पर सर टिकाना है तो ये सेफ्टी बेल्ट तो नहीं है कि आपका सर इसमें फंस गया, फंस भी गया तो अगर हादसा हुआ तो आप फिर भी आपको खतरा है। सेफ्टी बेल्ट का ये मुतबादिल नहीं है, ये सेफ्टी बेल्ट, इसका तो इन दोनों का ताल्लुक ही नहीं है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने हर बंदे ने अपनी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है वाइल यू आर ड्राइविंग द एयर बैग कंट्रोल लाइट स्टेज ऑन कॉन्स्टेंटली, व्हाट मस्ट यू डू। कि गाड़ी चलाते हुए जो एयर बैग कंट्रोल की जो लाइट है वो मुसलसल ऑन है, यानी हो सकता है कि किसी भी सीट के ऊपर जो आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है वो ठीक से बंद ना हुई हो, या कोई भी मसला हो सकता है, उसका हुक ख़राब हो सकता है, सीट बेल्ट सही से, सीट बेल्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आपको सिग्नल आ रहा है कि लाइट मुसलसल ऑन है आपकी डैशबोर्ड के ऊपर, समझ में आ रहा है कि सीट बेल्ट का मसला है, व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए। टेक द व्हीकल ऑफ द रोड इमीडिएटली। देखिए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ौरन से गाड़ी, क्योंकि ये सीट बेल्ट जो है आपने लगाई हुई है, अभी आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, पकड़ी हुई है जिस भी तरीके से, ये लाइट मुसलसल जल रही है, आप फ़ौरन अपनी गाड़ी को रोड से नीचे ले जाएं। आप ऑटोबान पे सफ़र कर रहे हैं, मोटरवे पे या किसी रोड पे, आप फ़ौरन से नीचे ले जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको टेक्निकल आदमी तो नहीं है, या फिर आप अपने साथ कोई डायग्नोस्टिक्स का कोई बोर्ड वगैरह या कोई मीटर तो लेके नहीं जा रहे कि आप जल्दी से अपनी गाड़ी के किसी ECU पे कनेक्ट करेंगे और आप उसको रीड कर लेंगे कि एयर बैग में ये मसला हो रहा है तो मैं इसको ठीक कर लूँ। अभी फ़ौरन से रोड से उतारने का उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप गाड़ी को चलते रहने दें। नथिंग, बिकॉज इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फॉर द गिराज वर्कशॉप।
ये कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मुझे इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि गैराज वर्कशॉप जाओ, या फिर ये मुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए नहीं, इसका आपने करना है, अभी सफ़र जारी रखें, लेकिन आपको गैराज वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा। क्या मसला है, या तो ये सीट बेल्ट, किसी सीट बेल्ट के अंदर मसला है, ये लाइट के अंदर मसला हो गया, मुसलसल जले जा रही है, जहाँ से उसको सिग्नल आ रहा है सेंसर से मुसलसल ऑन है। तो ये कुछ ना करें, ये भी गलत है। या फ़ौरन से अपनी गाड़ी अगर आप रोड से उतार देंगे तो आप मैक्सिमम क्या कर लेंगे, आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है सफ़र जारी रखें और गैराज वर्कशॉप चले जाएं। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगले सवाल पर चलेंगे। आर यू अलाउड टू ट्रांसपोर्ट पर्सन ऑन द लोडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ योर ट्रक। आपकी जो ट्रक का लोडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर तो खैर इसमें तो नहीं बताया हुआ, इस तरह ये वाला, ये देखें, ये लोडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने लोड डाला हुआ है। क्या उस पर आप किसी बंदे को इजाज़त दे सकते हैं कि वो उस पर लोड के साथ खुद भी वो बंदा बैठे, या क्या इजाज़त है? येस टू सिक्योर द लोड, कि हाँ ये लोड को सिक्योर करो और लोड को पकड़ के बैठा हो। नहीं, लोड को आपने सिक्योर खुद से करना है। लैशिंग स्टेप्स यूज़ करने हैं, नट यूज़ करना है, या कुछ रस्सियाँ यूज़ करनी है, लोड को कस के बांधना है। कोई बंदा इस काम की नहीं रखना कि वो लोड को सिक्योर करने। येस इफ़ दे मस्ट कैरी आउट नेसेसरी वर्क। हो सकता है कि उसको कोई ज़रूरी काम करना हो, आपने कहीं सामान डिलीवर करना हो और उससे पहले कुछ चीज़ें रहती हों, तो उसने वो उसके ऊपर वो काम करना हो, ट्रक के चलते हुए लोड के ऊपर कुछ ज़रूरी सामान उसने लगाना हो, कोई चीज़ें लगानी हो, कोई ज़रूरी काम करना हो। मस्ट कैरी आउट नेसेसरी वर्क, कोई भी ज़रूरी काम हो सकता है, उसने वो करना हो, तब सिर्फ उस सूरत में अलाउ है। नेसेसरी वर्क जो कि ज़रूरी है, जो कि सिर्फ ट्रक के ऊपर ही हो सकता था, डिलीवरी से कुछ टाइम पहले हो सकता था, या कोई भी ज़रूरी काम है, कोई भी हो सकता है, आप किसी भी तौर पे इसको समझ लें, तब उस बंदे को उस वाले हिस्से में जो कि लोडिंग प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे आप लोड रख सकते हैं, तब उस बंदे को वहाँ बैठने की इजाज़त है। येस इफ़ दे हैव टू अकम्पनी द लोड, या इसलिए कि उसने लोड के साथ बैठना ही बैठना है, ये भी कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ अगर नेसेसरी वर्क करना है, काम करना है उसने लोड के ऊपर कोई, तब उसको आपने अलाउ करना है कि उस वाले हिस्से में बैठ जाओ। हाउ कैन यू प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम ओपनिंग अ डोर वाइल द व्हीकल इज़ मूविंग। आप किस तरह, गाड़ी चल रही है, आप किस तरह एक बच्चे को रोक सकते हैं ओपनिंग अ डोर, कि वो गाड़ी चलते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल ले। देखिए इसके लिए एक चाइल्ड लॉक आता है। आई एक्टिवेट द चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन द रेयर डोर, कि मैं पिछले दरवाज़ों के ऊपर चाइल्ड सेफ्टी लॉक को ऑन कर दूंगा। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम देखिए इस तरह होता है कि गाड़ी में इसका सारा जो लिंक होता है वो ड्राइवर की सीट से होता है। अगर ड्राइवर वाली साइड का जो गेट है आप बंद कर दें, तो पूरी तमाम तीनों दरवाजे, वो तो आपने अपनी साइड वाली चीज़ को, गेट को लॉक कर दिया, तो बाकी 3 दरवाजे भी खुद ब खुद ही लॉक हो जाते हैं। वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर आपका लॉक को लगा हुआ भी है, आप सपोज करें, और तब भी वो लॉक है, तो जो बच्चा है वो उस लॉक को तो खोल सकता है, बड़ा भी वो गेट खोल सकता है, तो उसके लिए उसका सेंट्रल लॉक सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए आपने बच्चे को बचाना है कि वो गाड़ी का दरवाज़ा ना खोले, तो उसके लिए एक चाइल्ड सेफ्टी लॉक गाड़ी के अंदर होता है। जहन में रखें, चाइल्ड का नाम है चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपने ऑन करना है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वो बच्चे को महफूज नहीं कर सकता। वो आपकी अपनी गाड़ी का लॉकिंग सिस्टम है, वो बड़ों के लिए हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए एक अलग से भी फर्दर एक उसके ऊपर इजाफी आपने सेफ्टी लॉक भी लगाना होगा। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट शुड बी ऑब्जर्व व्हेन पोजीशनिंग द हेड रेस्ट इन योर कार, कि जब आप हेड रेस्ट को पोजीशन कर रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो हेड रेस्ट को, तो आपने किन बातों को ज़हन में रखना होगा। द स्पेसिंग बिटवीन द रियर ऑफ द हेड एंड द हेड रेस्ट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बिल्कुल, कि आपका सर और हेड रेस्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है वो जितनी हो सके वो कम से कम हो। यानी अगर आप उसको थोड़ा आगे और पीछे भी कर सकते हैं हेड रेस्ट को, ये वाली जो चीज़ है, तो जितना मुमकिन हो सके आपके सर के दरमियान और इसके दरमियान जितना हो सके फासला कम हो। ऐसा ना हो फासला बहुत ज़्यादा हो, आपको अपनी गर्दन बहुत पीछे करके हेड रेस्ट तक पहुंचना पड़े। ये भी एक ख़तरा है कि आपकी गर्दन में बल आ सकता है। तो स्पेसिंग जो कि रेयर ऑफ द हेड है, आपका जो सर का पिछला हिस्सा है और हेड रेस्ट के दरमियान फासला कम से कम हो। द अपर एज ऑफ द हेड रेस्ट शुड कंजॉइन विद द अपर नेक वेटबेरा वेटेब्रा, अच्छा ये वेटेब्रा, कि आपका जो हेड रेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, ये कह रहे हैं कि वो आपकी जो अपर नेक है, जो गर्दन का बिल्कुल जो जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं, इसको हम गुद्दी कहते हैं, जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं, कह रहे हैं वहाँ पर जो आपका हेड रेस्ट का जो बिल्कुल टॉप है, उस पर आपका जो गर्दन है उसका टॉप लगना चाहिए। नहीं,
आपको पता है नेक वर्टेब्रा जो है वो नहीं, बल्कि हमारा जो सर का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, बिल्कुल सर या पूरा सर हमारा उस हेडरेस्ट के टॉप पे आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हेडरेस्ट, जो आपका हेडरेस्ट है उसके बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पर आपकी गर्दन लगे। नहीं, आपको पता है यहाँ पर गर्दन नहीं, यहाँ हमारा सर का हिस्सा लगना चाहिए, ना कि गर्दन। तो ये जवाब इसका ठीक नहीं हो सकता कि अपर एज हेडरेस्ट के ऊपर वाले हिस्से पर शुड कंजॉइन विद द अपर नेक वर्टेब्रा, कि आपके जो गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा है वो इस हेडरेस्ट के टॉप पे आ रहा हो। नहीं, आपका सर आना चाहिए। द टॉप ऑफ द हेड शुड बी लेवल, ये ठीक है, देखें, विद द अपर एज ऑफ द हेडरेस्ट, कि आपका जो सर है द टॉप ऑफ द हेड लेवल, इसका बिल्कुल जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल सर का टॉप वो हेडरेस्ट के टॉप से मैच हो, यानी इस हेडरेस्ट के बिल्कुल इस वाले हिस्से पर आपका सर आ रहा हो। ये बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर, जो कि है यू वांट टू कैरी अ चाइल्ड इन योर कार। आप अपनी गाड़ी में बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। व्हेन मस्ट यूज अ चाइल्ड सीट फॉर दिस पर्पस, आपने कब चाइल्ड सीट यूज़ करनी है इस पर्पस के लिए। देखें, अगर आपका जो बच्चा है वो 12 साल से कम है और उसकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर से कम है, आपने तब यूज़ करनी है। ये आप याद करना होगा। इफ़ अ चाइल्ड इज़ ओल्डर देन 12 ईयर, अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है, नहीं, ये तो जवाब इसका हो ही नहीं सकता। इफ़ अ चाइल्ड इज़ यंगर देन 12 ईयर ओल्ड, अगर वो 12 साल से कम है, ठीक है, एंड इज़ अंडर 150 सेंटीमीटर हाइट, और उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है, तब आपने, जब भी बच्चा 12 साल से कम होगा, आपने उसके लिए चाइल्ड सीट इस्तेमाल करनी है। ये बात ज़हन में रखें। इफ़ अ चाइल्ड इज़ ओल्डर देन, जहाँ पर ओल्डर का ऑप्शन आ गया ना, तो 12 साल से बच्चा बड़ा हो गया, चाइल्ड सीट इस्तेमाल नहीं करनी। सिंपल, देखें कहाँ पे यंगर लिखा हुआ है, 12 से यंगर है और उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है, आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर वो 12 से बड़ा हो गया, ओल्डर देन 12, तो आपने चाइल्ड सीट उस बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। बच्चे की अगर हाइट वो 12 से कम है और उसकी हाइट 150 से ज़्यादा हो गई है, वो केस इसमें नहीं बताया हुआ, वो भी केस तो ऑब्वियसली होगा कि अगर उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। अक्सर बच्चे जल्दी कद निकाल लेते हैं 11 साल की उम्र में, तब भी यूज़ नहीं करना। लेकिन आपने बस ये ज़हन में रखना है कि अगर आपका जो बच्चा है वो अगर यंग है 12 साल से, ये दोबारा यंगर की आपने टर्म ज़हन में रख लेनी है कि अगर आपका बच्चा है वो 12 साल से कम है, तो आपने हमेशा चाइल्ड सीट इस्तेमाल करनी होगी। और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। वट इन्फॉर्मेशन शुड यू ऑब्टेन बिफोर अंडरटेकिंग अ जर्नी विद अ प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चला रहे हैं, यानी कंबसन इंजन वाली गाड़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि बैटरीज पे चलती है। तो आपको क्या मालूमात होनी चाहिए, आपको अपना सफ़र शुरू करने से पहले क्या मालूमात आपके पास होनी चाहिए। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेंज, आपको उन फैक्टर्स का पता हो, उन चीज़ों का पता हो जो कि आपकी गाड़ी की रेंज। देखें, अब आप अपनी गाड़ी को किसी फ्यूल पे नहीं चला रहे, आप बैटरी पे चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरी बैटरी की डिस्चार्जिंग को जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है। मेरी बैटरी, आपकी बैटरी से डिस्चार्ज हो गई तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए, उन चीज़ों का फैक्टर्स जो कि गाड़ी की रेंज की, गाड़ी अगर मुझे 400 किलोमीटर का सफ़र करना है तो मुझे पता हो कि बीच में मुझे क्या क्या मसला आ सकता है, कौन सी चीज़ें हैं, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या दूसरी वजूहत हैं, बारिश है या कोई वजूहत है, जो कि आमतौर पर पता होनी चाहिए आपको, जो कि गाड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की परफॉर्मेंस पे या उसकी बैटरी की लाइफ के ऊपर या बैटरी की डिस्चार्जिंग पे उनका असर हो सकता है, उनका पता होना चाहिए। वट आई हैव टू डू फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए उस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। देखें, जो बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ, इंटरनल कंबशन इंजन की जो गाड़ियाँ आपके पास हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके आपको पता है गाड़ी अगर रोड पे ख़राब हो जाती है तो कोई आडे आसे वाला या कोई मैकेनिक वगैरह आपको बुला लेते हैं जो कि ठीक कर लेता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, इलेक्ट्रिकल कार है, तो उसका यकीनन जो कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज़ ऐसी होंगी जो एक आम जो वर्कशॉप पे काम करने वाला बंदा है वो शायद नहीं जानता होगा, या वो अगर वो कंपनी स्पेसिफिक होंगी। तो उस बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे किसको कॉल करनी है, ये पता होना चाहिए। द लोकेशन एट विच आई कैन चार्ज द व्हीकल, सबसे अहम चीज़, आपको हर चार्जिंग स्टेशन पर, आपको हर पेट्रोल स्टेशन पर तो गाड़ी की चार्जिंग की सहूलत नहीं मिलेगी। तो आप पहले ही गूगल मैप के अंदर ये मार्क कर लें चीज़ें, वो लोकेशंस देख लें जहाँ आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी को दौरान सफ़र चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये तीनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू आर प्लानिंग अ लॉन्गर जर्नी विद अ प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक पूरी, देखिए, एक हाइब्रिड व्हीकल भी होती है जो कि आधी फ्यूल पे, पेट्रोल या इंजन पे चलती है, और जब उसकी स्पीड किसी लिमिट से कम हो जाती है तो बैटरी पे आ जाती है।
उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन ये सवाल है प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि आप एक लंबा सफ़र करना चाहते हैं बिल्कुल खालिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। आपको किन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए? बैटरी चार्जिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट। एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, ये पता हो कि गाड़ी कितनी देर में डिस्चार्ज हो जाएगी। 200 किलोमीटर के बाद होगी, 500 किलोमीटर के बाद होगी, तो मुझे उस हिसाब से चार्जिंग स्टेशन को भी जहन में रखना होगा कितनी दूर मुझे चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ये भी आपको जहन में रखना होगा कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी बड़े ज़रूरी हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर ऑन द रेंज, देखें ये भी जहन में रखना होगा कि मैं अपने अंदाजे के हिसाब से निकला था कि मेरी बैटरी 3 घंटे में डिस्चार्ज होगी या ख़त्म होगी, फिर मैं चार्ज कर लूँगा, यहाँ पर मुझे एक स्टेशन 3 घंटे बाद मिल जाएगा। लेकिन आपको ये भी जहन में रखना है एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है जो कि गाड़ी की बैटरी के ऊपर असरअंदाज होता है, हो सकता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। तो आपने उन चीज़ों को भी जहन में रखना है कि टेम्परेचर बाहर अगर ज़्यादा हुआ और आपकी गाड़ी आपके अंदाजे में 3 घंटे बाद डिस्चार्ज होनी थी, वो पहले हो गई 2.5 घंटे, तब क्या होगा? तो उन चीज़ों को भी जहन में रखें कि जो इन्फ्लुएंस है, जो अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी रेंज के हिसाब से गाड़ी की बैटरी के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। ये सब आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने आपको दिया होगा कि किन हालात में बैटरी कितनी देर चलेगी, वो सब आपने देखना होगा। ये सब चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ एंड चार्जिंग प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब आप प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं, किसी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने किन बातों की आपको समझ बूझ होनी चाहिए, आपको किन बातों का पता होना चाहिए। द चार्जिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द पावर सप्लाई, बिल्कुल कि चार्जिंग टाइम जो है वो पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। देखें हर पावर सप्लाई की जो चार्जिंग स्टेशन है उस पर एक सप्लाई लगी हुई है, उसका जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक की चार्जिंग की क्वालिटी अच्छी है, वो जल्दी चार्ज करता है, एक की क्वालिटी ज़रा अच्छी नहीं है तो वो लेट से चार्ज करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्जिंग का टाइम है आपकी गाड़ी का, वो पावर सप्लाई, जो चार्जिंग टाइम है पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि पावर सप्लाई किस किस्म की है। ये सबसे अहम है। चार्जिंग शुड ओनली बी परफॉर्म विद द चार्जिंग केबल अप्रूव बाय द मैन्युफैक्चरर, सबसे अहम चीज़ कि जो चार्जिंग केबल आपको बताया आपकी गाड़ी बनाने वाले ने कि इस चार्जिंग केबल से मेरी गाड़ी चार्ज, आपकी गाड़ी चार्ज होगी, उसी से करें। देखें चार्जिंग केबल की जो चौड़ाई है, चार्जिंग केबल कितना थिक कितना मोटा है, वो डिपेंड करता है कि कितना करंट उसमें से पास होगा। कुछ गाड़ियों की बैटरी, कुछ बैटरीज की जो रेटिंग है वो कम करंट पे है, कुछ की ज़्यादा पे है। अगर ज़्यादा करंट के ऊपर उसकी रेटिंग है तो उसके लिए आपको एक मोटा केबल चाहिए होता है। वो गाड़ी बनाने वाले का आधा आपको बता देगा कि आपने इस केबल, इस साइज़ का केबल कितनी विड्थ हो मिलीमीटर में जो भी हो, उसके हिसाब से आपने ये वाली चार्जिंग केबल को इस्तेमाल करना है और किसी केबल को इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने ये भी जहन में रखना है। जिस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंजन ऑयल वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी हमें कहती है, इस तरह आप चार्जिंग केबल वही यूज़ करें जो कि आपको मैन्युफैक्चरर ने अप्रूव की हो। आप कोई और सा केबल अगर यूज़ कर लेंगे, आपकी बैटरी शायद चार्ज तो हो जाए, लेकिन हो सकता है वो बैटरी की लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाए, बैटरी की परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क हो जाए, करंट का फ्लो डिफरेंट हो चार्जिंग केबल के अंदर, दूसरे में डिफरेंट हो। ये बात, चार्जिंग इज़ अवेलेबल एट एवरी फिलिंग स्टेशन। फिर ये आपको पता होना चाहिए कि चार्जिंग जो है वो हर गैस स्टेशन के ऊपर दस्तयाब है। ये बात हमें पता है कि चार्जिंग हर गैस स्टेशन के ऊपर दस्तयाब नहीं है। कुछ लिमिटेड जगह हैं जहाँ पर अभी ये सहूलत आई है, तो हर स्टेशन पर दस्तयाब नहीं है। ये बहरहाल इसका आंसर नहीं हो सकता। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, हाउ इज़ अ प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल डिफरेंट फ्रॉम अ व्हीकल विद अ कंबस्शन इंजन। जो नॉर्मल आपकी गाड़ी है जिसमें एक इंजन है, कंबस्शन, जिसको हम कंबस्शन इंजन कहते हैं, जो मैकेनिकल पढ़ते हैं, जो इस फील्ड के हैं वो जानते हैं कंबस्शन इंजन क्या है, कैसे काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल का गाड़ी कैसे कंबस्शन इंजन से डिफरेंट है। हैव अ लोअर इंजन नॉइस, कि उसके जो इंजन की आवाज़ कम है। उसमें इंजन, आप प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो इंजन की नॉइस है वो है ही नहीं। आपको पता है उसमें इंजन नहीं, उसमें बैटरीज हैं, तो लोअर इंजन नॉइस, उसकी इंजन नॉइस बहुत कम है। हैव अ लोअर इंजन नॉइस, डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एग्जॉस्ट एमिशंस। बिल्कुल कंबस्शन इंजन के अंदर आपको पता है फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो फ्यूल बर्न होता है गाड़ी के अंदर, जलता है तो फिर वो आपकी गाड़ी को ताकत देता है, ट्रांसमिशन देता है, और उस जलने की सूरत में जो अंदर रिएक्शन हो रहे हैं तो एक जहरीली गैसें, एग्जॉस्ट एमिशंस होती हैं, कुछ गैसें बाहर निकलती हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सूरत में डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एग्जॉस्ट एमिशंस। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सूरत में कोई भी अंदर आपके पास फ्यूल है ही नहीं, ईंधन है ही नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा, कोई ईंधन जल नहीं रहा, तो कोई एग्जॉस्ट एमिशंस डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट, किसी भी डायरेक्ट एग्जॉस्ट एमिशन नहीं है। आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसकी एमिशन अलग होती हैं, वो हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। एग्जॉस्ट, डायरेक्ट एग्जॉस्ट एमिशंस जो कि एक कंबस्शन इंजन में आपका फ्यूल जलता है, गैस बाहर निकलती है, वो इसमें नहीं है।
हैव अ लोअर एरोडायनेमिक ड्रैग। एरोडायनेमिक ड्रैग कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कम होता है। देखिए एरोडायनेमिक ड्रैग क्या होता है, इस तरह समझ लें आसान अल्फाज में, आपकी गाड़ी रोड पे जा रही है, सामने से हवा का दबाव, वो तो वो तो जहाज़ पे भी होता है, वो तो हर गाड़ी पे होता है। उसका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल व्हीकल से नहीं है, उसका ताल्लुक बाहर की आपकी हवा जितनी स्पीड से जा रही है उससे है। तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो कि दूसरी गाड़ी हो, नॉर्मल गाड़ी हो, उस पर एरोडायनेमिक ड्रैग हमेशा सेम ही होता है। अगर सेम वेदर है, सेम हवा चल रही है, आपसे आगे एक इलेक्ट्रिकल कार है और आप एक दूसरी नॉर्मल कंबशन इंजन कार में जा रहे हैं, दोनों पे एक ही जैसा हवा का दबाव होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल कार को खास तौर पर उसने बोला भाई आप इलेक्ट्रिकल है, आप जदीद कार हैं तो आपको सलाम, और इस वजह से आप पे हवा का दबाव, आपको हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, नहीं। एरोडायनेमिक ड्रैग, हवा का दबाव हर गाड़ी पे, जहाज़ पे, हर चीज़ पे सेम ही होता है। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार के ऊपर एरोडायनेमिक ड्रैग कम होगा। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि आखिरी सवाल भी है। यू आर ड्राइविंग अ प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल इन अ रेजिडेंशियल एरिया। आप शहर के अंदर एक बिल्कुल मुकम्मल इलेक्ट्रिकल कार है, जो कि मुकम्मल इलेक्ट्रिक है, टोटल बैटरी पर चलती है, आप वो चला रहे हैं। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ ड्यू टू योर लोअर इंजन नॉइस। आपको पता है इंजन की जो नॉइस है, आपकी गाड़ी में बहरहाल एक इंजन तो है, तो उसकी जो शोर है, उसकी जो नॉइस, आपको पता है इलेक्ट्रिकल कार का शोर ना होने के बराबर है ही नहीं, बहुत ही कम है, महसूस ही नहीं होता। तो उस वजह से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साइकिलिस्ट ट्रेवलिंग अहेड विल टर्न लेफ्ट विदाउट लुकिंग बिहाइंड। आपको पता है कि साइकिलिस्ट तो वैसे भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि हल्की सी गर्दन मोड़ के देखते हैं और आगे चले जाते हैं। और जब आपकी वो उस सूरत में जब पीछे से गाड़ी की कोई आवाज़ आ रही हो इंजन की, अब जो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कार आप चला रहे हैं, तो साइकिल वाले को तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसको महसूस नहीं होगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ भी रही है कि नहीं। तो हो सकता है उसको लगे रोड खाली है, वो वैसे ही आ जाए। तो ये हो सकता है कि बगैर सर मोड़े साइकिलिस्ट आपको ना देखे बगैर रोड पे आ जाए। पेडेस्ट्रियन विल नोटिस मी और विल डू सो लेटर देन यूजुअल। बिल्कुल गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं है, वो बिल्कुल ही सुकून से आती है इलेक्ट्रिकल कार। तो हो सकता है पैदल चलने वाले मुझे नोटिस ही ना करें कि वो जा रहे हैं, उन्होंने गर्दन मुड़ के देखा भी नहीं, उनको कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, ना कुछ फील आ रही है गाड़ी की, वो रोड पे आ जाएं, या बहुत देर से मुझे देखें, ये मुमकिन है। व्हीकल्स फॉलोइंग बिहाइंड विल टेल गेट मी। ये तो हर गाड़ी में हो सकता है कि कोई गाड़ी आपके पीछे से आगे आप पे दबाव डाल रही है, भाई स्पीड बढ़ाओ। तो इसका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल व्हीकल से नहीं है। टेल गेटिंग से मुराद यानी कोई गाड़ी आपको आगे प्रेशर डाले पीछे से, या टेल गेट करे कि गाड़ी तेज़ चलाओ, या कुछ कोई मसला हो आपको बता रहा हो, तो वो तो हर गाड़ी के साथ है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ नहीं है। तो ऊपर के दो जवाब हमारे दुरुस्त हैं। तो देखिए इसके साथ ही हमारा टॉपिक नंबर 13 भी मुकम्मल हो गया। आपको मालूम है हम जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी फारशुल कार्ड के ताउन से करवा रहे हैं, और हमारे 13 टॉपिक मुकम्मल हो गए। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक नंबर 14 रह गया, जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा कुछ सवाल हैं, जिसके हम 3 वीडियोस बनाएंगे। अब चूँकि हम अपने ख़ताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो हम अपने देखने वालों से जो हमारे साथ जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि कुछ दिनों के बाद हम लोग मॉक एग्ज़ाम्स, या जो एग्ज़ाम में सवाल किस तरह के आते हैं, वो इस यहाँ पर सैम्पल मौजूद हैं, हम वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम 1 से 2 सैम्पल सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हमारी आपसे भी दरख्वास्त होगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम से पहले, अगर आपने सारे हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं, तो आप एक एग्ज़ाम फॉर प्रूफिंग के मोड में जाकर एक एग्ज़ाम दें 30 मिनट का, उसको रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके हमें भेजें, और हम उसको एडिट करके अपने चैनल पर डालेंगे। आप इसके साथ साथ अपना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर अपना नाम भी देना चाह रहे हैं, अपनी तस्वीर भी देना चाह रहे हैं, वो भी दे सकते हैं, हम वो भी अपनी वीडियो में शामिल कर देंगे कि हमारे इस भाई ने या इस बहन ने, या हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम सॉल्व किया है, ताकि दूसरों में भी मोटिवेशन आए। लेकिन अगर आप एनोनिमसली देना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आपका नाम या तस्वीर सामने आए, आप तब भी अपनी वीडियो हमें दे सकते हैं, हम उसको एडिट करके कि हमें हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है जिसने हमारे लेक्चर अटेंड किए थे, हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने भेजा है, तो हम उसको भी वहाँ पर डाल देंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उर्दू की प्लेलिस्ट के अंदर। तो हम लोग अभी कुछ दिनों के अंदर 1-2 इम्तिहान सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सब एक तरह से आप सबके लिए चैलेंज है कि जो बिल्कुल हमारे साथ अब तक लेक्चर फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल इख्तिताम तक आ गए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने इम्तिहान की तैयारी करें, फॉर प्रूफिंग मोड में जाएं, और 2 से 3 आप इस सिलसिले में जो है एग्ज़ाम सॉल्व करें, और किसी एक वीडियो को रिकॉर्ड करके, इसके डिफरेंट टूल होते हैं। अगर आप ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप गूगल पे लिखेंगे ऑन स्क्रीन फ्री रिकॉर्डिंग टूल, आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। आप उन टूल में से कोई एक टूल चूज़ करें और वीडियो को रिकॉर्ड करें,
और हमें भेजें। अगर उसके बावजूद भी आपको मुश्किल लग रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो बेशक अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लें अपनी स्क्रीन, वो भेज दें। आपके पास कोई भी फार्शूल की ऐप है, किसी भी किस्म की आपके पास ऐप है, फार्शूल कार्ड ना हो, दूसरी कोई ऐप हो, आप उसमें अगर एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं तो वो करके हमें भेजें। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपकी सारी वीडियोस अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे, उसको एडिट करेंगे और आपके नाम के साथ, और अगर आप तस्वीर देना चाह रहे हैं उसके साथ हम ज़रूर डालेंगे। इस तरह आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस तरह हमें सारे एग्ज़ाम्स, जो सैम्पल एग्ज़ाम्स हैं, हमें सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, आप लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो एक इंटरेक्टिव किस्म का सेशन बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा टॉपिक 13 मुकम्मल हुआ। मैंने आपको एक मैसेज देना था, वो भी दे दिया। तो अब हमारे साथ जुड़े रहिए। अब अगली क्लास में हम टॉपिक नंबर 14 शुरू करेंगे। तब तक के लिए जो लोग जिनके इम्तिहान बहुत करीब हैं, थ्योरी का एग्ज़ाम, उनको गुड लक। और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, तो उनसे हम कहते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, वो कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर किसी दोस्त को वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई सवाल पूछना हो कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है या क्या है, तो उसके लिए भी वो कमेंट सेक्शन में डालें, हम आपको गाइड कर देंगे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।